वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन की एक्सरसाइज, जो क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 083 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में हम एमसीक्यू बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक करेंगे। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ जिनको इसकी अभी जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं बिना समय को बर्बाद किए हुए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन फंक्शन हेडर। अब भाई फंक्शन का हेडर क्या होता है, तो थोड़ी सी मैं फंक्शन के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी आप फंक्शन को क्रिएट करते हो तो DEF से करते हो। फंक्शन का फिर नेम होता है, मैंने सम दे लिया, और इधर होता है आपका पैरामीटर की लिस्ट। ठीक है, इसको हम कहते हैं पैरामीटर लिस्ट। ठीक है, और इधर आता है कोड जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, और इधर से होती है फंक्शन को कॉल। फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, फंक्शन का नेम और आर्ग्यूमेंट। यहाँ पर क्या आते हैं आपके आर्ग्यूमेंट, या इनको एक्चुअल आर्ग्यूमेंट कहते हैं और इनको कहते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जितना मैंने आपको बताया इसके आधार पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन फंक्शन हेडर। अभी फंक्शन का हेडर है तो इसमें क्या होता है, फंक्शन नेम ओनली। यस, फंक्शन का नेम होता है। बोथ फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट, मतलब पैरामीटर लिस्ट, रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, बोथ फंक्शन नेम एंड पैरामीटर की लिस्ट। देखिए, फंक्शन का नेम और पैरामीटर की लिस्ट, तो दोनों चीजें यहाँ पर अवेलेबल होती है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया ना बेसिक, इसके आधार पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फंक्शन ब्लॉक। अगर आपका फंक्शन स्टार्ट होता है तो कहां से स्टार्ट होता है, FUNC से, डिफाइन से, DEF से, फंक्शन से। तो आपका जब भी फंक्शन स्टार्ट होता है वो DEF से स्टार्ट होता है। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन थर्ड, what is the name given to that area of memory where the system stores the parameters and local variable of a function call। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हीप कहते हैं, स्टोरेज एरिया कहते हैं, स्टैक कहते हैं, एरे कहते हैं। तो इसको कहते हैं स्टैक। सी इज द राइट आंसर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज करेक्ट। कह रहा कौन सा फंक्शन का हेडर करेक्ट है। ठीक, तो इसमें लिखा है DEF A इक्वल टू 1 कॉमा बी। ठीक, दूसरा लिखा है DEF A इक्वल टू 1 B कॉमा C इक्वल टू 2। तो इसके लिए मैं आपको एक बेसिक सी चीज बताना चाहता हूं। आपके जो पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होते हैं, ठीक है, वो पहले होते हैं, और जो आपके डिफॉल्ट वाली वैल्यू है वो बाद में होती है। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ, सपोज आपका फंक्शन का नाम है DEF, आपने लिया सम, तो आप ऐसा कर सकते हैं A कॉमा B इक्वल टू 10। ठीक है, A जो है आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है और आपका जो B है ये है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो आपका डिफॉल्ट से पहले हमेशा क्या होगा, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट होगा। अगर आपका डिफॉल्ट पहले होता है और पोजिशनल बाद में होता है तो वो स्टेटमेंट क्या होगा, आपका गलत होगा। तो इधर देखते हैं, तो इधर देखो, पहले वाले में क्या है, आपका डिफॉल्ट पहले है, पोजिशनल बाद में, तो ये गलत हो गया। ओके, दूसरे वाले में देखते हैं, यहां पर भी यही हो गया है, पहले डिफॉल्ट हो गया फिर पोजिशनल फिर डिफॉल्ट, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे वाले में देखते हैं A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 C इक्वल टू 2। अब इसमें देखो एक चीज क्या थी, सारे के सारे क्या थे, डिफॉल्ट थे। अगर यहाँ पर भी पोजिशनल एक हो जाता और बाद में होता तो वो भी गड़बड़ हो जाता। तो ये सही निकल के आ रहा है। अगर लास्ट वाले को देखूं तो इसमें क्या हो रहा है, पहले आ रहा है A इक्वल टू 1 B इक्वल टू 1 C इक्वल टू 2 कॉमा D। तो ये भी गड़बड़ है। कैसे, पहले आ रहे हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और लास्ट में आ रहा है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो जो इसमें आंसर निकल के आ रहा है वो है सी। तो कंक्लूजन ये है इस बात का, पहले होंगे आपके पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, देन उसके बाद क्या होंगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। जितने भी आप बनाना चाहते हो, जितने भी आप क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, बट पहले आपके पोजिशनल होंगे, देन उसके बाद होंगे डिफॉल्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कॉल कैन बी यूज टू इन्वोक द फॉलोइंग फंक्शन हेडर। ठीक है, फंक्शन को कौन इन्वोक करेगा, तो देखते हैं। तो पहला है, ये लिखा है डेफ टेस्ट A, B, C, D, 4 पैरामीटर की लिस्ट है। ठीक, तो ज्यादा बेटर कौन सा है, ये तो ऐसे ही गलत हुआ क्योंकि पहले आपका डिफॉल्ट नहीं होता है, इधर भी ऐसा ही हो रहा है,
और आपका इधर उतना सही नहीं है, ये कीवर्ड के केस में ठीक रहता। ठीक है, तो जो आपका सही आंसर होगा अभी ए होगा। जो 1 है ए को मिल जाएगा, 2 है बी को मिल जाएगा, 3 है सी को मिल जाएगा, 4 जो है डी को मिल जाएगा। तो आंसर होगा ए। ओके, अगला है 6th क्वेश्चन, व्हाट इज अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन रेफर टू एज। ठीक है, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल जो होते हैं फंक्शन के बाहर जो बनते हैं, ठीक है, उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है, आउटसाइड फंक्शन कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। और लोकल वेरिएबल जो होते हैं जो फंक्शन के अंदर बनते हैं। तो ये क्या कह रहा है आपसे, व्हाट इज अ वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ऑल द फंक्शन रेफर टू एज ग्लोबल वेरिएबल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। अगर ये इनसाइड कहता तो वो लोकल वेरिएबल हो जाता। ठीक है, इसमें दो वैरायटी आ सकती है। अगर यहाँ पर इनसाइड होता तो आपका आंसर अभी चेंज हो जाता, उसका आंसर हो जाता आपका लोकल वेरिएबल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, केयरफुली ऑब्जर्व द कोड एंड टेल द आउटपुट ऑफ दिस। तो ध्यान से पढ़ना है हमने। लिखा है डेफ फंक्शन ए इक्वल टू ए प्लस 1 है स्ट्रिंग में, ए इक्वल टू ए इंटू 2। देखो हमेशा क्या होता है, फंक्शन आपका मेन से स्टार्ट होता है, मतलब जहां से कॉल होती है। फंक्शन को जब तक कॉल नहीं किया जाता है तो ये इन्वोक नहीं होता है, चलता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले फंक्शन को हेलो मिला, मतलब ए के पास गया हेलो। फिर हेलो में क्या हुआ, ए के पास हेलो है तो हेलो में क्या हुआ, 1 ऐड हो गया, कॉन्केटिनेट हो गया, तो हेलो 1 हो गया। तो ए की जो नई वैल्यू है वो हो गई है हेलो 1। फिर हेलो 1 क्या हो गया, 2 टाइम हो गया रेप्लीकेट। ठीक है, तो आपका जो निकल के आएगा हेलो 1 हेलो 1। ठीक है, ऐसा कहीं है, यस है, बी आंसर में है, तो हेलो 1 आंसर आ जाएगा। तो आराम से करना है, देख के करो, स्टेप बाय स्टेप करो, कोई जल्दी नहीं है हमें। ओके, 8th क्वेश्चन, which of the following statement is not true for parameter passing to functions। ठीक है, ऑप्शन ए, यू कैन पास पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स इन एनी ऑर्डर। तो हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट को कोई भी ऑर्डर में पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर वैसे यही होगा, ए होगा। बी भी देख लेते हैं, कीवर्ड को हम किसी भी ऑर्डर में पास कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर की और वैल्यू होती है, तो हम की के हिसाब से देख सकते हैं। तो जो आंसर होगा यहाँ पर डेफिनेटली वो ए ही होगा, पोजिशनल को हम कोई भी ऑर्डर में पास नहीं कर सकते हैं। 9th है, what is the order of resolving scope of a name in Python program? L for local, G for global, E for enclosing, B for built-in। तो इसका जो फॉर्मेट होता है LEGB होता है, लोकल, इनक्लूजिंग, ग्लोबल, built-in। तो 9th का जो होगा B होगा। 10th क्वेश्चन, which of the given argument types can be skipped from a function call। किस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स को हम स्किप कर सकते हैं। ठीक है, पोजिशनल को बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, कीवर्ड को भी नहीं कर सकते हैं, नेम्ड को भी नहीं कर सकते हैं, डिफॉल्ट को हम स्किप कर सकते हैं। अगर जब हम डिफॉल्ट वैल्यू पास नहीं करते हैं तब क्या होता है, आपकी वैल्यू यहाँ पर डिफॉल्ट वाला ले सकता है। कैसे, जैसे मैंने फंक्शन लिखा डेफ, यहाँ पर लिखा मैंने सम, और मैंने यहाँ पर ले लिया है a कॉमा b इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैंने यहाँ से फंक्शन को कॉल जब किया सम, अभी देखो मैं ये 10 पास कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो 10 है ए को मिल जाएगा और बी क्या ले लेगा, अपने डिफॉल्ट वैल्यू को ले लेगा, तो अभी स्किप कर दूंगा। अगर मैं दूसरी बार कॉल करता हूं, अगर मैं 10,20 डाल देता हूं, जब मैं वैल्यू प्रॉपर पास कर रहा हूं, जितने भी वहां पर आर्ग्यूमेंट हैं और जितने भी पैरामीटर हैं, तब डिफॉल्ट वैल्यू काम नहीं करेगी। अभी क्या हुआ, 10 ए को चला जाएगा और 20 बी को चला जाएगा, और जिस टाइम मैंने आपकी वैल्यू पास नहीं की थी उस टाइम में स्किप कर देगा और आपकी डिफॉल्ट वैल्यू को उठा लेगा। तो ये होता है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और ये होता है पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। ओके, 11th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इधर लिखा है डेफ टेस्ट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, x इक्वल टू x प्लस वाई, y प्लस इक्वल टू 1। तो स्टार्ट होगा टेस्ट से। ठीक है, इधर क्या है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, टेस्ट को कॉल हुआ, डायरेक्ट आपका कर्सर इधर आया। देखो x की वैल्यू 1 है, y की 2 है, तो मैं ऐड कर देता हूं इनको, 1 प्लस 2 ऐड हुआ, x को मिल गया है 3। फिर क्या हुआ, y प्लस इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये है y इक्वल टू वाई प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या थी, 2 प्लस 1। ठीक है, y 2 था और
1 1 ही रहा, तो y हो गया 3। तो x भी 3 हो गया, y भी 3 हो गया। ठीक है, तो आंसर होगा A, यही आंसर होगा 3,3। कुछ तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है इनके लिए। 12 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वैल्यू बीइंग पास्ड आर कॉल्ड एंड वैल्यू बीइंग रिसीव्ड आर कॉल्ड। देखो ये क्या कह रहा है, जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया डेव, सम नाम का फंक्शन ले लिया, जो इधर होते हैं, ठीक है, इनको एक तो कहते हैं पैरामीटर और दूसरा इनको कह सकते हैं हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ध्यान रखना इस बात को। और जब मैं कॉल करता हूं सम को, इसको मैं या तो कहता हूं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट और या मैं इसको कहता हूं आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो देखो अब बात को समझते हैं। वैल्यू बीइंग पास्ड आर कॉल्ड, जब हम पास करते हैं उसको कहते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, ऐसा यहीं पर ही है। एंड वैल्यू बीइंग रिसीव्ड आर कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। तो आपने बात को समझना है किसको क्या कहते हैं। मैं आपको पूरा डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, पूरी चीजें समझा रहा हूँ, तो आप भी ध्यान से देखो। अगर आपको फंक्शन क्रिएट करना आ रहा है तो सारी चीजें आप कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, इधर चैनल में फंक्शन की वीडियो भी आपको मिल जाएंगी, डिटेल में सारी चीजें उसमें सिखा रखी है। 2 पार्ट में फंक्शन बनाया हुआ है, एक्सरसाइज भी है, तो डिटेल में फंक्शन जाके देख लो। 15 से 20-30 मिनट में आपका सारा काम हो जाएगा। तो इधर फिर एक्सरसाइज कर सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ, उधर से आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, जो भी एक्सरसाइज चल रही है और जो भी वीडियोज उधर अपलोड है, तो आपको सारा कंटेंट उधर मिल जाएगा। 13 क्वेश्चन। Arguments appear in function header statement are actual arguments, formal arguments, global variables, local variables। तो वेरिएबल्स तो हो ही नहीं सकते हैं जब फंक्शन की बात हो रही। तो आर्ग्यूमेंट अपीयर्स इन फंक्शन हेडर स्टेटमेंट आर, ठीक है, या तो फॉर्मल होंगे या पैरामीटर। तो नाम यहाँ पर फॉर्मल है तो फॉर्मल हम ले लेते हैं, तो बी सही आंसर होगा। ओके, 14 क्वेश्चन। What will be the output of the following Python code? Def add num1, num2। ठीक है, तो स्टार्ट होगा इधर से, देखो कॉल हुआ इधर, एड फंक्शन को कॉल हो गया, num1 को मिल गया है 20 और num2 को मिल गया है 30। तो num1 प्लस num2 ऐड हुआ, 20 प्लस 30 ऐड हुआ, 50 हो गया। तो सम को कितना मिल गया? 50। ठीक, अब देखो, अब ये प्रिंट क्या कराएगा? 50 कराएगा, 0 कराएगा, नल कराएगा, नन कराएगा। तो कोई प्रिंट कुछ नहीं कराएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा है। अगर हम ये रिटर्न करते ना इधर वैल्यू को रिटर्न सम कर देते, ठीक है, तो फिर से सम को पहुंचता, प्रिंट सम करते, तब ये 50 आ सकता था। तो यहाँ पर रिटर्न सम वाला स्टेटमेंट नहीं है। जो आपका आंसर आएगा नन आएगा, कुछ नहीं आएगा मतलब। ठीक है, तो ध्यान देना है, बातों को बहुत आराम से समझना है और तभी अपना आंसर देना है। तो स्टेटमेंट को केयरफुली रीड करना है मतलब। ओके, 15 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। What will be the output of the following code? ठीक, तो where 1 equal to 100, where 2 200। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, पहले ये वाले फंक्शन से कॉल होगा। ठीक, ध्यान देना है। अभी देखो क्या हो रहा है, आर्ग्यूमेंट एक पास हो रहा है। जब एक ही आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है तो यहाँ पर ये जो 100 है इसकी जगह 50 चला जाएगा, और where 2 को कुछ नहीं दे रहे हैं तो डिफॉल्ट वाला उठा लेगा। ठीक हुआ, अभी भी ऐसा ही हुआ यहाँ पर कुछ। ठीक है, अभी आपके where 1 के पास 50 गया और where 2 200 ही लेगा, बिकॉज मैंने दूसरा आर्ग्यूमेंट पास नहीं करा है। अगर आर्ग्यूमेंट में जब पास नहीं करता हूं तो डिफॉल्ट ही काम करता है। तो where 1 में 50 है, 50 प्लस 10 हो गया है 60। where 2 में 200 था, 200 में से 10 माइनस कर दीजिए, 190 हो गया है। ठीक है, फिर इधर क्या हुआ, where 1 प्लस where 2 ऐड हो जाएगा, तो 190 प्लस 60 हो जाएगा आपका 250। सिंपल। नेक्स्ट टाइम फिर से कॉल होगी माई फंक्शन से, माई फंक्शन को कॉल हुई, अभी एक भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया हुआ है। ठीक है, अगर पास नहीं किया है तो कौन सी वैल्यू काम करेंगे? डिफॉल्ट वाली। तो where 1 के पास क्या था? 100, 100 में 10 ऐड कर दीजिए, 110 हो जाएगा। where 2 के पास है 200, 200 में से 10 कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 190। तो 110 और 190 को ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 300। ठीक है, तो पहली बार में आया 250 और दूसरी बार में आया 300। तो ऐसा है कहीं? यस है, डेफिनेटली डी में है, तो डी आपका आंसर होगा। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखो क्या हो रहा है, डेफ टेस्ट नाम का एक फंक्शन है।
इधर से कॉल हुई। देखो जब आपके आउटसाइड फंक्शन में वेरिएबल है वो कैसा कहलाता है, ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अगर आप ग्लोबल से उसको डिक्लेयर कर दे रहे हो फिर तो ग्लोबल है ही। अगर वो आउटसाइड फंक्शन है, अगर यहाँ लिखा है या यहाँ लिखा है कहीं, तो वो क्या है, ऑटोमेटिकली ग्लोबल कहलाएगा क्योंकि वो आउटसाइड फंक्शन है। अगर इसके अंदर है कहीं तो वो क्या हो जाता है, लोकल। फिर या तो उसमें ग्लोबल लिखा हो तभी वो ग्लोबल होगा, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा है या बी लिख दिया है या सी लिख दिया है तो वो लोकल ही कहलाएगा। तो सबसे पहले ए के पास है 90, तो प्रिंट ए हो जाएगा 90। इतना तो समझ में आ गया। देन टेस्ट को कॉल हुई, इधर चला गया ग्लोबल ए। ठीक, तो ए प्लस इक्वल टू 10। अभी जो ग्लोबल है ना, ग्लोबल को कोई भी यूज कर सकता है, मतलब फंक्शन के अंदर वाला भी और फंक्शन के बाहर वाला भी। तो 90 प्लस 10 हुआ, ये हो गया है आपका 100। तो प्रिंट ए हो जाएगा आपका 100, बिल्कुल सही। ओके, फिर आपका क्या होगा, फिर से फंक्शन आपका इधर आएगा, कर्सर बैक आएगा या आएगा यहाँ से, और प्रिंट ए हो जाएगा। अब देखो ए में चेंजेस हो गए हैं तो प्रिंट ए हो जाएगा 100। अब आप कहेंगे सर 100 कैसे हो गया, 90 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो ग्लोबल वेरिएबल में चेंज हो गए, आपका जो ए है वो ग्लोबल ही है, तो ग्लोबली सभी जगहों पर उसमें चेंजेस आ गए। अगर वो लोकल होता तो चेंजेस नहीं आते। अब ए आपका 90 से क्या हो गया, 100 हो गया है, तो ये वाला ए 90 से 100 में कन्वर्ट हो गया है। तो जो आपका आंसर होगा 90 100 100 होगा, तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो ध्यान रखना है ग्लोबल वेरिएबल है तभी चेंजेस होंगे, लोकल में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। 17 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, टेस्ट नाम का एक फंक्शन है। देखो अभी देखना है इसमें ध्यान रखने वाली क्या क्या बातें हैं। जो ए है ये है बच्चों ग्लोबल वेरिएबल, और जो आपका ए है ये है लोकल, क्योंकि एक तो फंक्शन के अंदर है और दूसरा इसके आगे ग्लोबल या लोकल कुछ नहीं लिखा है। कुछ नहीं लिखा है मतलब ये लोकल ही होता, ग्लोबल लिखा होता तब ये ग्लोबल हो जाता। तो ध्यान से देखते हैं क्या डिफरेंस है पहले वाले और इसमें। ए की वैल्यू 90 हुई तो प्रिंट ए हो गया 90। ठीक है, एक तो मैं ये कह सकता हूं जो आंसर 90 से स्टार्ट हो रहा है वही हो सकते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, फिर टेस्ट को कॉल हुआ। ठीक है, ए की वैल्यू हुई 20 तो प्रिंट ए हो गया 20। ठीक, अब आपका कर्सर इधर आएगा और आपका प्रिंट ए हो जाएगा फिर से 90, क्योंकि देखो आपके कोई लोकल में लोकल वैल्यू प्रिंट हुई ना 20, ग्लोबल में तो कोई भी चेंजेस नहीं हुआ, तो आपका ग्लोबल 90 का 90 ही रहेगा। तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो ये डिफरेंस था पहले वाले में 16 और 17 में। तो आप देखो आराम से चीजों को समझो तभी आपके समझ में आएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। 18 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले देखो एक्स इधर क्या है, ग्लोबल, तो आपको मैं बार बार ये याद दिलाऊंगा ग्लोबल लोकल की, क्योंकि एक्स टॉप में है, आउटसाइड फंक्शन है, या उसमें ग्लोबली लिखा हो तभी होगा। तो सबसे पहले फंक्शन सी को कॉल हुआ, यहाँ क्या कर्सर ग्लोबल एक्स, एक्स की वैल्यू क्या थी 50, प्रिंट एक्स हो जाएगा 50, तो 50 प्रिंट हो गया। फिर x को मिल जाएगा 2। अभी x यहाँ पर कैसा वेरिएबल है, ग्लोबल है, बिकॉज यहाँ पर लिखा है, तो x 2 है तो प्रिंट x हो जाएगा 2। ओके सही है। नेक्स्ट टाइम फिर प्रिंट x होगा तो प्रिंट x क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, क्योंकि आपने x को क्या बनाया था, ग्लोबल बनाया था। ग्लोबल में क्या हो जाता है, वैल्यू सब में चेंज हो जाती है, तो 52 2 जो आंसर है वो सही आंसर होगा, तो फर्स्ट वाला आंसर होगा आपका। ओके, 19 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या हो रहा है, दो फंक्शन है एरिया और पेरी नाम का। ठीक है, सबसे पहले एरिया को कॉल हुआ। ठीक, 7 किसके रेस्पेक्ट में जाएगा, एल के, और 3 जाएगा बी के रेस्पेक्ट में, तो 7 इंटू 3 हुआ, आंसर आएगा 21, तो रिटर्न होकर आया इधर 21। ठीक, तो जो आंसर 21 से स्टार्ट हो रहे हैं वही होंगे, तो ये गलत है, ये गलत है। अब बचे फर्स्ट और फोर्थ। आगे बढ़ते हैं, फिर पेरी को कॉल हुआ 7,3, तो एल के केस में जाएगा 7 और बी में जाएगा 3। ठीक है, तो फिर रिटर्न 2 इंटू एल के पास है 7 और बी के पास है 3, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 20। ठीक है, तो 21,20 जहां पर भी होगा वो आपका आंसर सही होगा। तो जब रिटर्न हो जाएंगे, ए के पास आया था 21 और पी के पास आया था 20, तो आंसर होगा 21 20।
ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, तो फोर्थ भी नहीं होगा। ओके, 20 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए फंक्शन, फंक्शन क्या होता है? कांट रिटर्न एनी वैल्यू, नहीं ये तो गलत है, फंक्शन तो रिटर्न कर सकता है। कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू, ये भी गलत है। कैन रिटर्न वन और टू वैल्यू, कैन रिटर्न मेनी वैल्यूज, यस फंक्शन कैन रिटर्न मेनी वैल्यूज, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज इनकरेक्ट, कौन सा फंक्शन का हेडर क्या है? इनकरेक्ट है। डेफ ग्रेटर ए कॉमा बी, ठीक ही है, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, ये तो सही है, करेक्ट नहीं है। डेफ ग्रेटर ए इक्वल टू 5 कॉमा बी, ओके ये हो सकता है गलत। आगे देखते हैं, डेफ ग्रेटर ए इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 10, तो दोनों अगर यहाँ पर आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। डेफ ग्रेटर ए कॉमा बी इक्वल टू 10, देखो पोजिशनल पहले लिखा है और डिफॉल्ट बाद में लिखा है, मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट बाद में होना चाहिए और पोजिशनल पहले होना चाहिए, तो जो गलत हुआ वो यही है, बी इज द राइट आंसर, क्योंकि इसने पूछा है विच फंक्शन हेडर इज इनकरेक्ट, तो इसमें इनकरेक्ट इसलिए हुआ, रीजन ये है आपका a इक्वल टू 5, मतलब डिफॉल्ट पहले हो गया, पोजिशनल बाद में, तो इसलिए ये गलत हो गया है। 22 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। काम कैसे हो रहा है? काम ऐसे हो रहा है, सबसे पहले टॉप में लिखा है प्रिंट हाई, ठीक, तो आपका प्रिंट हाई प्रिंट हो जाएगा, HI आ जाएगा। फिर आपका देखो, फिर इधर से होगा प्रिंट बाय, क्योंकि यहां से ही है तो BYE आएगा। फिर ABC को कॉल होगा सीक्वेंस में, तो फिर इसके अंदर जाएगा, फिर हो जाएगा प्रिंट हेलो, ठीक है। देखो अब देख लेते हैं, मैच करा लेते हैं, पहले वाले में हाई हेलो बाय, तो ये तो नहीं हो सकता है, हाई बाय हेलो, तो ये सही होगा, ठीक है, C, D कोई भी आंसर आपके नहीं होंगे। 23 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट वे टू कॉल ए फंक्शन, ठीक है, फंक्शन को कॉल करने का तरीका क्या है, इनकरेक्ट वे कौन सा है, ठीक है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। तो जो गलत तरीका है वो ये है, देखो ये भी सही लग रहा है, ये भी सही है और ये भी सही है, इसमें कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि आप ऐसे वैल्यू पास नहीं कर सकते, या तो टोटल कीवर्ड कर दो, ये कीवर्ड का होता तो ये गड़बड़ है, तो डी गलत है इसमें, तो डी जो आंसर होगा इनकरेक्ट डी ही है। ओके 24, गिव द आउटपुट, आउटपुट बताना है हमने, फंक्शन यहीं से स्टार्ट होता है, सबसे पहले x की वैल्यू 10 ग्लोबल होगा वेरिएबल, और y भी ग्लोबल होगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखते रहो। ABC को कॉल हुआ 10,20, 10 किसके रेस्पेक्ट में गया, a के केस में, सॉरी 10 जो 20 गया वो b के रेस्पेक्ट में गया, ठीक है। अभी डिफॉल्ट वैल्यू यूज नहीं होती है, डिफॉल्ट कब यूज होती है, जब आप कोई वैल्यू पास नहीं कर रहे हैं, तो रिटर्न a प्लस बी हुआ, a और b ऐड हुआ, 10 प्लस 20 होगा, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 प्लस 20 30 हो जाएगा, तो रिटर्न हो क्या आया, x के पास क्या आ गया होगा, 30 आ गया है, ठीक है, और फिर इसने y प्रिंट करा दिया है, ठीक है, y तो वही रहेगा 20, तो हो जाएगा आपका आंसर 30,20, तो A इज द राइट आंसर। 25, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, क्या होगा आउटपुट, ठीक है, तो देखो जो A इक्वल टू 3 है ये ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि आउटसाइड द फंक्शन है, B भी आपका ग्लोबल है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले डेमो को कॉल हुआ A, B, A के पास था 3 और B के पास था 5, ठीक है, तो ग्लोबल A, B, इधर ये भी ग्लोबल है A और B भी, ठीक है, तो सबसे पहले वैल्यू रख लेते हैं, फिर A के पास क्या हो गया है 3, ठीक, प्लस x के पास भी क्या हो गया है x, क्योंकि यहाँ पर A की वैल्यू x को मिली है इसमें, ठीक है, वो भी 3 है, प्लस y कितना है आपका, वो है 5 जो B की वैल्यू थी, तो 3 और 3 6 और 5 11 हो गया, ठीक हो गया। अगला z इक्वल टू a प्लस वाई, a क्या हो गया है आपका ग्लोबल से चेंज हो गया है 11 प्लस y, तो y आपका जो है वो है 5, 11 प्लस 5 16 हो गया, ओके। फिर यहाँ पर लिखा है तीसरा स्टेटमेंट b प्लस इक्वल टू एक्स, तो b इक्वल टू b प्लस एक्स है ये, ठीक है, तो हमारा जो b होके आया है वो आया है 5 और x हमारा कितना है इधर 3 है,
ठीक है, यहाँ पर 3 तो आया ना x, क्योंकि जो a की वैल्यू थी वो x को मिली थी, तो 5 + 3 क्या हो गया है 8। तो हमें बहुत सारी चीजें यहाँ पर से पता चल गई हैं, a की वैल्यू है, ये z की है और ये b की वैल्यू है। ठीक है, अब इसने प्रिंट करा रखा, प्रिंट a, b, a कितना हो गया है 11, बिकॉज a क्या था ग्लोबल था, इसलिए वो सभी जगहों पे चेंज हो जाएगा 11, और b क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर से 8। तो 11, 8 जो होगा वो आपका आंसर होगा, तो A इज द राइट आंसर। तो ध्यान से करना है, स्टेटमेंट ये बड़ा लिख दे रहे हैं, इसमें डरने वाली बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आपने काम करना है। ओके, 26, रीड द फॉलोइंग पाइथन कोड केयरफुली एंड पॉइंट आउट द ग्लोबल वेरिएबल्स। ये कह रहा है आपको खाली अभी पता करना है कि कौन कौन से वेरिएबल ग्लोबल हैं। ठीक है, तो एक तो i है, एक a और b है, क्योंकि ये आउटसाइड द फंक्शन है। अगर नहीं लिखा है आउटसाइड फंक्शन है तो वो क्या होंगे ग्लोबल वेरिएबल होंगे, i, a और b है। ठीक है, तो इसमें होगा c, i, a एंड b, तो c इज द राइट आंसर। ओके, 27, देखो ध्यान से देखना है, a = 20, मतलब a कैसा वेरिएबल है ग्लोबल, आउटसाइड द फंक्शन है। तो सबसे पहले इधर से कॉल हुआ, ये a के पास आ जाएगा 20, तो प्रिंट a हो जाएगा 20 और a = क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो a = 5 होगा, तो इसका तो इधर कोई मतलब है नहीं। ठीक, तो प्रिंट a क्या हो जाएगा आपका, एक तो यहाँ पर 20 हो जाएगा और फिर से a क्या हो जाएगा 20 ही हो जाएगा, तो 20, आंसर होगा, क्योंकि ये जो a है इधर वाला ये आपका लोकल की तरह काम कर रहा है। ठीक है, अगर ये ग्लोबल होता तब ये चेंज हो सकता था, बट अभी आपका कोई चेंज नहीं हुआ ग्लोबल में, तो आंसर होगा 20। 28, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो डेफ वर्क नाम का एक फंक्शन है, दो इसमें क्या है आपके डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है, a = 10, b = 20। ठीक है, तो इधर से कॉल होगा, x के पास क्या है, x कैसा वेरिएबल है ग्लोबल, y कैसा है ग्लोबल। ओके, वर्क x, y, अब ये x की जो वैल्यू है a को मिलेगी, वो थी 23, और जो y की वैल्यू थी 62, ये किसको मिल जाएगी b को। ओके, तो फिर ये ऐड होंगी a + b, तो 23 + 62 हो जाएगा आपका 85। ठीक है, s को मिल जाएगा 85, तो प्रिंट s हो जाएगा आपका 85। ठीक है, तो b इज द राइट आंसर। तो ध्यान से देखना, आपने भटकना नहीं है। अगर आपको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट दिया गया है, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट तभी काम करता है जब आपकी वैल्यू पास नहीं हो रही। अभी आपके यहाँ से वैल्यू पास हो रही है, जब पास होती है तो वही वैल्यू काम करेगी। जब पास नहीं हो रही, अगर यहाँ पर x और y वैल्यू पास नहीं होती, तब ये 10 और 20 काम करता। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, आप ध्यान रखो इस बात को, आप भटक मत जाओ कि 10 और 20 को ऐड करके 30 बता दो। ठीक है, तो जो है वो आपको मैं सारी चीजें डिटेल में बताते जा रहा हूं, आप ध्यान से सुनते रहो। 29, डैश is a variable used to define a particular value during a function definition। उसको क्या कहते हैं, ठीक है, during a function definition, argument, parameter, both a and b, none of these, तो इसको हम कहते हैं पैरामीटर। 30 क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, वेल = 0, ये भी एक ग्लोबल वेरिएबल ही है। प्रिंट टेस्ट, ठीक है, तो टेस्ट को कॉल हुआ, रिटर्न वेल +1, अब वेल की वैल्यू कितनी है 0, 0 में 1 जोड़ दो 1 हो जाएगा, तो रिटर्न क्या हो जाएगा इधर से 1, तो प्रिंट क्या हो जाएगा 1, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, 31, Which of the following statement is false? कौन सा false है, ग्लोबल वेरिएबल आर डिक्लेयर आउटसाइड ऑफ ऑल फंक्शन, ये तो बिल्कुल सही है। बी है, ग्लोबल वेरिएबल्स आर यूजफुल फॉर ऑल फंक्शन, ये भी सही है। ग्लोबल वेरिएबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ग्लोबल स्कोप, ये भी सही है। डी है, ग्लोबल वेरिएबल्स आर यूज्ड एज ग्लोबल नेम स्पेस, तो ये गलत है, तो ये फॉल्स है, तो आंसर होगा आपका डी। 32, what will be the output of following Python code? Depth test a = 12, ये लोकल वेरिएबल होगा बिकॉज इसके आगे ग्लोबल नहीं लिखा है और फंक्शन के अंदर है। दूसरा, अब स्टार्ट करते हैं फिर, a = a + 1, मतलब a की वैल्यू तो एक ही होगी। ओके, टेस्ट से कॉल हुआ और इधर आया a = 12, ठीक है,
12 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 11। तो ऐसा कहीं है? यस है, सी इज द राइट आंसर। ओके 33, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो फंक्शन के बाहर है, x भी ग्लोबल होगा और ये वाला x भी ग्लोबल होगा। तो सबसे पहले कॉल हुआ FUNC, तो FUNC क्या वैल्यू ले जा रहा है? 37, ये इधर पहुंची वैल्यू x के पास, तो 37 प्लस 2 ऐड हुआ, आपका आंसर हो जाएगा 39। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 39, सी इज द राइट आंसर। ओके 34, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। ओके तो क्या हो रहा है, माई फंक्शन को कॉल हुआ सबसे पहले, ग्लोबल a एक ग्लोबल वेरिएबल है, a की वैल्यू है 5, 5 प्लस 3 हुआ 8 हो गया है, तो a की वैल्यू क्या हो गई अभी 8, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा B 8। 35 क्वेश्चन थोड़ी सा अलग सा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। ठीक है, तो क्या क्या हो रहा है देखते हैं आराम से। सबसे पहले क्या हुआ, प्रिंट माई फंक्शन 2,8, देखो a के पास आएगा 2 और b के पास आएगा 8, इधर से कॉल हुआ था। अच्छा अंदर आया, फिर चेक हुआ इफ a ग्रेटर b, मतलब 2 क्या 8 से बड़ा है? नहीं है, नहीं है तो एलिफ में जाएगा। क्या 2 इक्वल इक्वल 8 है? नहीं है, क्योंकि 2 तो 8 के बराबर नहीं होता है, तो एल्स में जाएगा, क्योंकि ना तो इफ सही है ना एलिफ सही है, तो कहां जाएगा? एल्स में जाएगा, तो रिटर्न क्या करा देगा? b, और b की वैल्यू क्या थी? 8 थी, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा a 8। नेक्स्ट है 36, फंक्शन ब्लॉक्स बिगिन विद द fun, डिफाइन, डेफ या ओपन। तो ये स्टार्ट होता है डेफ से, आई थिंक ये हमने पहले भी किया हुआ था, चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जा रही है। 37 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन हेडर इज इनकरेक्ट। कौन सा फंक्शन हेडर इनकरेक्ट है? तो आप समझ गए होंगे, पहले होना चाहिए पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, देन होना चाहिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। तो ए सही है, ये भी सही है, और आपका सी भी सही है, जो आपका गलत है वो डी है। देखो कैसे हो रहा है, a इक्वल टू 4, फिर कॉमा b, फिर कॉमा c इक्वल टू 10। अगर सबसे पहले b हो जाता फिर a और c होते तो सही हो जाता, तो इसलिए जो गलत होगा वो d होगा। 38 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इधर क्या दिया गया है, एक तो आपका पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, एक आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। सबने वैल्यू पास की है, a को जो मिलेगा 15 मिलेगा और b को जो वैल्यू मिलेगी 25 मिलेगी, तो प्रिंट a प्लस b होगा, 15 प्लस 25 होगा, तो आंसर आएगा आपका 40। ठीक है, तो 40 हो गया, तो जो 40 से स्टार्ट हो रहा है वही आंसर हो सकते हैं, तो b और c तो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर कॉल हुआ, फंक्शन को कॉल किए सम 50। ठीक है, अब a को क्या मिल जाएगा, अभी 15 मिलेगा और b को मिलेगा 10, क्योंकि कोई वैल्यू जब पास नहीं हो रही है तो डिफॉल्ट काम करेगा, तो b को कितना मिल गया 10, तो a और b ऐड हुआ, 15 प्लस 10 ऐड हुआ 25 हुआ, तो ऐसा है 40 25, यस a इज द राइट आंसर, डी भी गलत ही होगा। अगला है 39, तो 39 कैसे काम कर रहा है, a जो है आपका ग्लोबल वेरिएबल है बिकॉज आउटसाइड फंक्शन है। तो फिर देखते हैं, फन को कॉल हुआ पहले, a इक्वल 10 प्रिंट a, तो सबसे पहले आपका 10 आ जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से आ जाएगा हैज, ठीक, और फिर आपका प्रिंट a होगा, जब आपका प्रिंट a होगा तो क्या होगा, वो 5 ही होगा, बिकॉज आपका जो यहाँ a था वो कैसा वेरिएबल था, ग्लोबल वेरिएबल था, सॉरी जो आपका a था वो था लोकल वेरिएबल, बिकॉज वो फंक्शन के अंदर बना हुआ है। अगर वो फंक्शन के बाहर होता, इधर होता इक्वल टू 10, तब वो क्या कहलाता, ग्लोबल कहलाता। अब ये क्या है, फंक्शन के अंदर है, फंक्शन के अंदर जो होता है वो लोकल वेरिएबल होता है, तो लोकल से आपके ग्लोबल में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, आपका ग्लोबल 5 का 5 ही रहा, जो आपका आंसर होगा 10 हैज 5 होगा, ए इज द राइट आंसर। 40 क्वेश्चन, which of the following is the correct way to call a function। ठीक है, तो आई थिंक डेफ माई फंक्शन ये तो हेडर के लिए होता है, रिटर्न तो ये वैल्यू को रिटर्न करने के लिए, कॉल माई फंक्शन नहीं, तो यहाँ पर होता है सिंपल फंक्शन का नेम और ये आपकी आर्ग्यूमेंट की लिस्ट, तो ए इज द राइट आंसर। एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए है,
41 ये है। देखो वैल्यू 50 इधर ग्लोबल वेरिएबल है, ये ध्यान रखना है। दूसरा और तो कुछ ध्यान नहीं रखना। तो सबसे पहले आपका यहां से काम स्टार्ट होगा, प्रिंट, आपकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 50 और फिर आ जाएगा आपका हैश का साइन, फिर डिस्प्ले को कॉल होगा और डिस्प्ले फंक्शन इधर बना है और ये जो 20 वैल्यू होगी एन को मिल जाएगी। एन को कितना मिल गया 20 और इधर लिखा है ग्लोबल वैल्यू, जो वैल्यू यहाँ बना रखा है ग्लोबली है, वैल्यू 25 है, ठीक है, और एन आया 20 मॉडुलर 7 का आंसर होता है 7 2 जा 14, 6 बज गया, तो 6 इक्वल इक्वल 0 नहीं हो सकता है, जो आपका कर्सर जाएगा फिर सेंड हो जाएगा एल्स में। तो वैल्यू क्या थी आपकी, वो थी 25 और n की वैल्यू क्या आई आपकी 20, 25 माइनस 20 का आंसर होगा 5, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, जब इधर आएगा अब वैल्यू में चेंज हो गया, वैल्यू आपकी ग्लोबल वेरिएबल था तो 5 हो गया है, तो प्रिंट वैल्यू जब होगी वो 5 होगा, तो जो आपका आंसर होगा 50 है 5 होगा, तो बी इज द राइट आंसर। गाइस ये था ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल फंक्शन के कुछ क्वेश्चन। तो अगर आप इसको ध्यान से कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप अच्छा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।